ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्ष 2025 का जो राशिफल यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, ये आज का एपिसोड धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए पूरी प्रेडिक्शन वर्ष 2025 में क्या क्या आपके साथ घटित होगा, इस पर पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरे 365 दिन का ये प्रेडिक्शन है और स्पेसिफिक जो लग्न है और जो राशि है दोनों ही धनु है, इसलिए यदि आप धनु लग्न के हैं, धनु राशि के हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, सभी के अंदर ये इच्छा होती है कि जब भी कोई कैलेंडर डेट चेंज होता है तो फिर वो साल आपको किस तरीके का पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स देगा। कई साल ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत यादगार हो जाते हैं, आपके लाइफ में खुशियों से भर देते हैं, और कुछ साल ऐसे होते हैं, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें आपको कई प्रकार के चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो हम दोनों ही बात यहाँ पर करेंगे कि वर्ष 2025 में क्या पॉजिटिव होगा आपके साथ और क्या निगेटिव होने वाला है। देखिए, आपका बर्थ डिटेल आपका अपना होगा, उसमें आपकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों ही अलग अलग दिखाई दे रही होगी। लेकिन गोचर का जो परिणाम है, धनु लग्न या धनु राशि वाले जातकों के रिस्पेक्ट में जो भी प्लैनेटरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसको गोचर का प्रभाव कहेंगे। तो गोचर का प्रभाव आप पर कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले वर्ष 2025 की अगर बात किया जाए तो अष्टग्रही योग का फॉर्मेशन हो रहा है। डेट होगा 29 मार्च 2025 और इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा और केतु पर सभी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, वर्षफल को हम स्टार्ट करें, ये पूरा प्रेडिक्शन स्टार्ट करें, वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि वर्षफल का मतलब होता है कि जब आपका जन्मदिन होता है उसके आसपास सूर्य का जो डिग्री होता है वो अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य के डिग्री के बराबर हो जाता है तो एग्जैक्टली उस समय पर जो चार्ट बनकर आता है वो आपका वर्षफल होता है। उसमें मुंथा होता है, मुंथेश होते हैं, पंच अधिकारियों का निर्णय किया जाता है। इसके अलावा हम सहम की गणना करते हैं, जो कि कुछ सेंसिटिव पॉइंट होते हैं इवेंट के लिए सहम की गणना की जाती है। इसके अलावा समुद्र चक्र, त्रिपाती चक्र को बनाया जाता है, उसके बाद वर्षफल की गणना की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल हम गोचर का परिणाम देख रहे हैं। अगर आपको अपना वर्षफल चाहिए तो आप हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में लगभग 100 पेज से अधिक का वो वर्षफल का चार्ट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में जो भी प्लैनेटरी पोजीशन मूव होंगे उनका आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। ग्रहों की गति के अनुसार देखा जाए तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट मूव करते हैं। जैसे हम चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रदेव प्रत्येक 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस करते हैं और एक दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस कर लेते हैं। इनके मोमेंट से जो चेंजेस आता है वो पंचांग, दैनिक पंचांग जो बदल जाता है वो चंद्रमा की गति के आधार पर होता है और दैनिक राशिफल भी हम लोग चंद्रमा की गति के अनुसार ही निकालते हैं। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पष्ट रूप से जो दीर्घकालीन ग्रह होते हैं, क्योंकि अगर हम 365 दिन किसी ग्रह का प्रभाव देखना चाहते हैं तो उसका जो प्रभाव होगा वो अधिक से अधिक ऐसे ग्रह का प्रभाव होगा जो लंबे समय तक आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। उन ग्रहों की श्रृंखला में हम शनि की बात करते हैं, शनिदेव की। और शनिदेव आपको पता है कि पूरे 30 वर्षों तक एक चक्कर काटते हैं, यानी पूरा एक सूर्य का पूरा चक्कर काटने में 30 वर्ष इनको लगता है और एक राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बृहस्पति देव का, तो बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन होता है सामान्यतः 11 महीने तक एक राशि में रहते हैं और ये फिर राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु की बात किया जाए तो राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और सदैव इनकी गति जो होती है वो वक्री गति होती है।
तो इस गति के परिणाम स्वरूप क्या क्या आप पर रिजल्ट रहेगा, हम इसको समझेंगे। इसके अलावा जो छोटे ग्रह होते हैं उनका अध्ययन करना वर्षफल में बहुत ज़्यादा सटीकता नहीं लाता है, क्योंकि जो छोटे ग्रह होते हैं, जैसे हम बात करते हैं बुध की, शुक्र की, लगभग 20 से 25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन नहीं होता। तो दीर्घकालीन प्रभाव जो होता है वो बड़े ग्रहों का होता है। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे धनु लग्न में जो शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, आपको किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हम इस चीज को चेक करते हैं। देखिए, शनिदेव को अगर हम देखा जाए तो आपका लग्न हो या राशि अगर धनु है, तो आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में वर्तमान में पराक्रम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, यानी तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। और शनिदेव जब से इस भाव में आए हैं 2022 में, तभी से आपने मेहनत करना सीखा होगा, क्योंकि शनिदेव जब भी मेहनत भाव में जाते हैं, पराक्रम भाव में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते हैं। और जितने भी धनु लग्न, धनु राशि के जातक हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क जो होगा बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा होगा। वर्ष 2022 से लगातार आप मेहनत कर रहे होंगे और रिजल्ट भी बहुत विलंब में देते हैं। एक तो आपके पराक्रम भाव में बैठे थे, वहां से द्वादश को भी देख रहे थे, पराक्रम भाव में बैठे थे, आपके शिक्षा को भी देख रहे थे, और पराक्रम भाव में बैठकर धर्म के क्षेत्र में भी देख रहे थे। तो हर क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ शनिदेव ने काम किया होगा। लेकिन दिन होगा, डेट होगा 29 मार्च 2025 और शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। और शनिदेव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो मीन राशि में होगा। और मीन राशि का मतलब आपके सुख स्थान पर शनिदेव पहुंच जाएंगे। जब ये सुख स्थान पर पहुंचेंगे, पूरे 2.5 साल अगले यहीं पर रहने वाले हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पर मिलने वाला है, ये आपके कर्म स्थान को देखेंगे, ये आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लग्न को भी देखेंगे। शनिदेव का अपना रूल होता है। आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो शनिदेव ना ही मित्र होते हैं ना ही शत्रु होते हैं। एक उदासीन ग्रह के तरीके से इनको देखा जाता है। और निश्चित रूप से अगर आपकी शनि की दशा या महादशा चल रही है तो आपका 4th हाउस, 6th हाउस और लग्न भाव, ये यानी 1st हाउस, ये सभी एक्टिवेटेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव क्योंकि चतुर्थ भाव में जाकर बैठेंगे, इसलिए मकान से संबंधित लंबे टाइम का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, या किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हैं, तो शनिदेव मेहनत के बाद यानी डिसिप्लिन के बाद, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता होते हैं, तो मेहनत करने के बाद आपको डिसिप्लिन में रख कर, क्योंकि लग्न पर भी पड़ेगा, यानी आपकी पर्सनालिटी में भी डिसिप्लिन दिखाई देगा। जो भी काम आप करेंगे, अभी तक मेहनत कर रहे थे, अब उस मेहनत को डिसिप्लिन के साथ करेंगे और रिवार्ड आपको मिलेगा। विशेष रूप से जो भी जातक जो फार्मा के फील्ड में काम करते हैं, शनि से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़ाव करते हैं, या न्याय से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, ऐसे सभी प्रकार के क्षेत्र में शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि षष्ठम भाव पर भी पड़ने वाली है। तो निश्चित रूप से जो धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं, उनको कंपटीशन में मदद भी कराएंगे और मानसिक सुख की अनुभूति भी कराने वाले हैं। लेकिन ये घटना जो घटित होगी 29 मार्च को, जब ये मीन में जाएंगे तब होने वाली है। और मीन राशि में कुछ टाइम ऐसा आएगा जब शनि और राहु दोनों का पिशाच योग बनेगा, या शापित योग जिसको कहा जाता है, इस योग का फॉर्मेशन होगा। जब शनि और राहु दोनों मिलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ का जो शनि है ये न्यायिक मामले से आपको अलगाव करने की कोशिश करेगा। अगर आपने यहाँ पर कोई न्यायिक मामलों में इन्वॉल्वमेंट कर लिया, तो ये शनि राहु की युति आपके न्यायिक मामलों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। हालांकि जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को राहु एक अच्छा
अनुभूति भी कराएगा, एक अच्छा लर्निंग भी आपको सिखाने वाला है। लेकिन ये कुछ टाइम तक साथ में रहेंगे, और जब भी पिशाच योग बनता है तो जिस भाव में बनता है उस भाव को ज़्यादा ग्रसित कर देते हैं। इस बार जो पिशाच योग बन रहा है वो जल तत्व में बनेगा, तो जल तत्व के कारण किसी प्रकार का आपको परेशानी हो सकता है। और ये परेशानी जो बेसिकली होगी, ये चतुर्थ में बैठ के अष्टम को भी देखेंगे, तो अकस्मात किसी प्रकार के दुर्घटना का होना या किसी प्रकार की बीमारी का, जो कि जल तत्व के दूषित होने से होती है, इन सभी बीमारियों को ये बढ़ाएंगे। और साथ में अगर पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, लगातार आप परेशान थे, तो उस परेशानी को भी शनि राहु की युति बहुत हद तक एक्टिवेट कर देंगे और वो परेशानी को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो एक वर्ड में कहा जाए कि शनिदेव आपको इस साल ये कहना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रह के कार्य कीजिए, और आपको रिवार्ड भी उसका ये देने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राहु का राशि परिवर्तन। राहु देव का जो राशि परिवर्तन होगा वो डेट होगा 18 मई 2025, और राहु देवता जो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, अब ये शिफ्ट हो जाएंगे और ये वक्री गति में चल रहे हैं, इसलिए मीन राशि से ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। और जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो नेम फेम बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन आपके इनकम पर देखने को मिलेगा। एक तो डिसिप्लिन में आप काम करेंगे ही, और साथ में राहु की 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। और वायु तत्व जो ग्रह राहु है वो वायु के राशि में यानी शनि के राशि में ही जाकर बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ जो रहेगा वो अच्छा देंगे। अकस्मात किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल कनेक्शन आपके साथ करा सकते हैं, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन लाभ यानी फाइनेंस की जो परेशानी थी उसको सॉल्व करेंगे, और अकस्मात खूब धन देने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे। लेकिन परेशानी कहाँ पर डेवलप होगी? केतु धर्म त्रिकोण में पहुंचेंगे। केतु जो रहेंगे वो आपके नवम भाव में रहेंगे, जो कि अध्यात्म का भाव है, और वहां पर केतु का जो प्रभाव होता है बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके प्रभाव के कारण जो भी धनु लग्न धनु राशि के जातक है उनको रीढ़ की हड्डियों के पास किसी प्रकार की सर्जरी का भी रिजल्ट हो सकता है, किसी प्रकार की सर्जरी करानी पड़ सकती है, या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का गहरा चोट भी लग सकता है। इसलिए अपना ध्यान जरूर दीजिएगा। और ये जो डेट होगा संभावित डेट 18 मई के बाद से लगातार ये डेट आगे हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पितृ भाव पर केतु रहेंगे, तो पिता के भाव पे केतु का रहना, पिता के साथ अलगाव करना, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी डेवलप करना, ये भी केतु इस भाव में रहने के कारण करवा सकते हैं। आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। केवल केतु यहाँ पर उपस्थित हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग्न भाव पर भी जाकर देखेंगे जहां पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि पड़ेगी। साथ में आपके पंचम त्रिकोण पर भी दृष्टि पड़ेंगे, जो कि शिक्षा का, संतान का और प्रेम प्रसंग का भाग है, उदर का पार्ट है। तो उदर से संबंधित सर्जरी कराने का प्रयास केतु हमेशा करते हैं। और जब ये अग्नि त्रिकोण में बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इस साल जो सबसे ज़्यादा प्रभावी आपको नकारात्मक रूप से देख सकते हैं बड़े ग्रहों में, तो वो केतु ग्रह होगा, जो कि आपके मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को बढ़ाएंगे। साथ में आपके संतान के ऊपर भी बहुत अच्छा दृष्टि नहीं डालेंगे, संतान से अलगाव करने की कोशिश करेंगे और उधर संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे। प्रेम जीवन में कहा जाए, जिनके प्रेम में प्रसंग चल रहे हैं, विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के बढ़ने की या विवाह के फिक्स्ड होने की संभावना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो धनु लग्न में ही इस बार बनेगी, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। लेकिन केतु का जो प्रभाव रहेगा, जिनको माइग्रेन की समस्या है उन समस्याओं को केतु बढ़ाने वाले हैं, और साथ में पंचम नवम दोनों त्रिकोण को दूषित भी करेंगे। तो केवल एक ही उपाय करना है कि केतु की शांति पूजा करा लीजिए, या केतु से संबंधित चीज़ों का आप दान कीजिए। जैसे 5 प्रकार के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिलाइए, या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके आसपास डॉग है या कैट है
जिनको आप घर में रखे हैं या बाहर घूम रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए नित्य अगर आप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसा करने से केतु का जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो भी कम होगा। तो अभी तक शनि राहु दोनों आपके लिए लगभग लगभग पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन केतु का जो रिजल्ट है वो निगेटिव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं, आपका लग्नेश यानी बृहस्पति देव। बृहस्पति देव क्या करेंगे? बृहस्पति देव 14 मई 2025 का डेट होगा और ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इनका जो राशि परिवर्तन होगा कहाँ पर होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, वैसे भी जो धनु लग्न वाले जातक हैं उनके लिए बृहस्पति अभी आपके लग्न से षष्ठम भाव में गोचर कर रहे थे और कई लोगों के पिछले साल स्थान परिवर्तन के योग बनाए थे। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, ये सब करने का पूरा प्रयास जो था वो बृहस्पति देव ने कराया था। अब बृहस्पति देव जो रहेंगे इस साल यानी वर्ष 2025 में ये गोचर करते हुए इनकी गति काफ़ी तीव्र रहेगी और ये तीव्र गति करते करते 14 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो टाइम होगा इसमें आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न को देखेंगे, आपके इनकम को देखेंगे, आपके पराक्रम को देखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम ये सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में रहेंगे तो विवाह के लिए ये अच्छा समय डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो विवाह में कुछ ना कुछ विलंब किया करते हैं सामान्यतः। लेकिन इनकी गति क्योंकि थोड़ा फास्ट रहेगा और ये आगे बढ़ जाएंगे और एक राशि और आगे बढ़कर अपने परम उच्च राशि में पहुंच जाएंगे और परम उच्च राशि में ये लगभग 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक रहने वाले हैं। और जब ये उस पूरे डेट में अपने परम उच्च राशि में पहुंचेंगे तो आपका मन जो रहेगा अध्यात्म की तरफ बहुत ही से बढ़ेगा और अकल्ट साइंस की तरफ, यानी जो ज्योतिष का होता है, ध्यान का होता है, प्राणायाम का होता है, रहस्य यानी गुप्त रहस्यों का जो संसार होता है उसको सीखने की आप पूरा क्षमता यहाँ पर करेंगे। आपका लग्नेश एकदम पूरे तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरे तरीके से लीन होने की कोशिश करेगा। इसके अलावा बृहस्पति देव 4 दिसंबर को फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पूरा जो प्रभाव रहेगा इस साल सामान्यतः बृहस्पति का 90% प्रभाव आपके इनकम पे रहेगा, आपके लग्न पे रहेगा और साथ में आपके पराक्रम पे रहेगा। तो आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर कई ग्रहों की युति पड़ेगी। एक तो केतु की 5वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। और बृहस्पति जिस भाव में जाएंगे उस भाव से आपके लग्न को देखेंगे तो पर्सनालिटी को टाइम टू टाइम डेवलप करने की कोशिश करेंगे और एक फेयर माध्यम से, एक सही तरीके से धन का जो अर्जन किया जाता है वो अर्जन करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके जो पार्टनर्स होंगे इस समय आपके साथ, जिन लोग ऑलरेडी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी लॉयल होंगे, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो बृहस्पति देव रहेंगे उनका पूरा प्रभाव जो रहेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, यदि आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ में है जो कि एजुकेशन से फील्ड है, तो इसमें आपको अच्छे पार्टनर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल राहु का, शनि का और बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन कुछ समस्याएं जो डेवलप हो रही है वो पिता के ऊपर डेवलप हो रही है केतु के कारण, और कुछ डेट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर संतान को लेकर भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे गोचर का जो प्रभाव है इसका रफली देखा जाए तो सूर्य, शनि का, राहु का और बृहस्पति का लगभग आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। केवल केतु को आपको कंट्रोल करना है, जिसका उपाय ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कुछ डेट इस बार निकाले हैं और इस डेट को आपको नोट करके रखना है। और इस डेट में धनु लग्न वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कौन से डेट हैं जिसमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या स्वास्थ्य खराब हो सकता है, करियर आपका कैसा रहने वाला है, क्या करियर में कब ग्रोथ होगा, कब चेंज करना पड़ सकता है, किसी बात की चिंता तो नहीं है वर्ष 2025 में। लक को लेकर, फाइनेंस को लेकर, चाइल्ड को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर,
ट्रैवलिंग को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर एक एक पॉइंट को हम लोगों ने, मैंने स्पेशली इस पर रिसर्च करके जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेकर मैंने निकाला है कि ओवरऑल जितने भी ग्रह हैं उसका इफेक्ट आप पर किस तरीके से होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। इस श्रृंखला में सबसे पहले डेट नोट कीजिए हेल्थ के लिए। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए जितनी समस्याएं वर्ष 2024 में रही थी उससे ज़्यादा समस्या अब नहीं डेवलप होने वाली है। ओवरऑल कहा जाए तो वर्ष 2025 स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा रहेगा, बहुत खतरनाक नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। केवल उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होना जो कि केतु के कारण डेवलप हो रहा है वो एक डेट हो सकता है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन में वो नलीफाई हो रहा है क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है, इसलिए कोई निगेटिव डेट हेल्थ के लिए नहीं निकल रही है। अगर आपकी दशांतर दशा कुछ इस तरीके से चल रही है जो आपको हेल्थ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रही है तो वो हो सकता है कि कुछ डेट ऐसे आए, लेकिन हेल्थ के लिए मैंने 3 रेंज निकाले हैं डेट के लिए वर्ष 2025 में जो आपके लिए अनुकूल है। एक तो 28 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक का जो डेट है आपके लिए अति उत्तम है। दूसरा 3 अप्रैल से लेकर 22 जून का टाइम, ये भी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और 17 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर का जो डेट आ रहा है ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट एक भी डेट मुझे खराब नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी के डेट न्यूट्रल है। अब आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो 1 जनवरी से लेकर 7 मई प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। आप गलती से भी इस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, ना ही कोई वाहन या भूमि खरीदना चाहिए। इस समय 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक का टाइम अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का जो टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम आ रहा है, जो कि 1 महीने से थोड़ा दिन ज़्यादा है, लेकिन यही टाइम आपके प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सबसे अच्छा बन रहा है। करियर की बात किया जाए तो इसमें हर जगह मुझे अच्छे समय अब दिखाई दे रहे हैं धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए। 4 जनवरी से 14 जनवरी भले ही 10 दिन का डेट है लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फिर 27 फरवरी से 14 मार्च का जो डेट है ये भी आपके लिए अति उत्तम दिखाई दे रहा है। और फिर 3 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का जो डेट है ये भी आपके लिए करियर के लिए अच्छा है। इसका मतलब वर्ष के प्रारंभ में ही अप्रैल तक के जो भी डेट आ रहा है वो आपके लिए लेस एंड मोर अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। उसके बाद करियर के लिए कोई भी अच्छे डेट नहीं निकलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रकार का जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस डेट के अंदर अंदर ही आपको कर लेना चाहिए। इसके अलावा भाग्य आपको कब साथ देगा वर्ष 2025 में, भाग्य कब आपका साथ नहीं देगा इसको भी समझेंगे। तो भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12 फरवरी से 27 फरवरी का जो समय आ रहा है वो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से अच्छा समय दिख रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई पूरा 1 महीने का समय जो है आपके लक के लिए अच्छा निकल रहा है। और 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लक के भरोसे अगर इस ड्यूरेशन में कोई काम करेंगे, भले ही रेंज थोड़ा कम है, 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-12 दिन का टाइम है, लेकिन ये लक के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। फाइनेंस की बात करते हैं, अर्थात वो धन जो आप संचित करके रखना चाहते हैं, जो आप अपने सेविंग में यूज़ करना चाहते हैं, लाइफ में बुरे वक्त के समय आप यूज़ करना चाहते हैं, वो टाइम 1 जनवरी से 29 मार्च का जो टाइम है वो बहुत अच्छा नहीं है। यानी फाइनेंस की जो स्थिति रहेगी 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, मैं इसको अच्छा समय नहीं कहूँगा। लेकिन 31 मई से लेकर उसके बाद पूरा टाइम 29 दिसंबर तक का जो टाइम लगभग है वो सब आपके फाइनेंस के लिए अच्छा बन रहा है। शिक्षा और विद्यार्थी और प्रेम प्रसंग के लिए कहा जाए तो 3 अप्रैल से लेकर 24 अक्टूबर का जो टाइम है सब आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल केतु का उपाय आपको करना होगा क्योंकि पंचम त्रिकोण जो है केतु के कारण दूषित हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कहा जाए तो इस वर्ष 4 अप्रैल से लेकर 14 जनवरी अच्छा समय है, 27 फरवरी से 14 मई तक का टाइम भी अच्छा है और 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का टाइम भी अच्छा है। तो वर्ष के
प्रारंभ के जो 4 महीने हैं वो मैरिड लाइफ में अच्छे हैं, उसके बाद खराब तो नहीं दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल हो सकता है लेकिन खराब एटलीस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की बात किया जाए यानी यात्रा की बात किया जाए तो 7 मई से लेकर 24 अक्टूबर का जो टाइम दिखाई दे रहा है वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अच्छा एक्सपीरियंस आप करेंगे, यानी मई से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम है सामान्यतः ट्रैवलिंग की नई जो जानकारी होती है आप प्राप्त करेंगे और अच्छे जगह पर आप ट्रैवल भी करेंगे, जिससे आपकी मानसिक शांति भी आपको मिलेगी और जब जगह चेंज होता है तो थोड़ा मानसिक आराम भी मिलता है। तो ट्रैवलिंग इस साल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट में। प्रॉफिट के लिए कहा जाए तो 1 मई से 7 मई तक अच्छा समय नहीं है। इस समय अगर आप निवेश करते हैं तो प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, या किसी भी प्रॉफिट को आप देखना चाह रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव से प्रॉफिट को या नुकसान को देखा जा रहा है, तो ये समय 1 जनवरी से 7 मई तक का समय अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद 18 अक्टूबर से लेकर केवल 26 नवंबर तक का लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर का जो समय है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने डेट बताया है गोचर के अनुसार और जो पूरा मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया हुआ है प्लैनेट्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को निकाल कर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकाल के जो भी पॉजिटिव या निगेटिव रेंज आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और आप इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वर्ष 2025 आपका मंगलमय बीते। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।